अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदिया है और आई एम फ्रॉम कम्युनिटी 3 इन ग्रुप 1। द जो मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो बेसिकली पे बेस्ड है, जिसके अंदर जो है हमारे पास टॉपिक है कि हार्ट कैन कंट्रोल थिंकिंग एंड कैन कंट्रोल ब्रेन। सो बेसिकली जो मेरा हाइपोथेसिस है वो ये इस आयत पे बेस्ड कर रहा है। यहाँ से मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। ये जो आयत है आपके सामने, यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके दिल, मतलब कि क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की कि ताकि इनके दिल होते कि इनसे समझ सकते और कान होते कि इनसे सुन सकते। बात ये है कि इन आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल हैं जो सीनों में हैं, अंधे होते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए जो अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया है, याकिलून, वो जो है दिल के लिए यूज किया है, ना कि ब्रेन के लिए। तो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि कल्प को ही क्यों कहा गया। अब ब्रेन का वर्ड हम क्योंकि ब्रेन से ही सोचते हैं, समझते हैं हर चीज, उसी से जो है थिंकिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। तो हम ब्रेन का वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, हमारे पास दिल का वर्ड क्यों यूज किया गया है अल्लाह ताला ने। तो इसके लिए हम बेसिकली जो है हार्ट की आप बेसिक जो डेफिनेशन है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये जो हमारे सामने हमें हर वक्त बताया जाता है कि एक जो हार्ट है वो आपकी मुट्ठी के बराबर साइज का एक ऑर्गन होता है, जो कि सिर्फ दिल जो है आपका ब्लड पंप करता है थ्रू आउट योर बॉडी। ठीक है, ब्लड सप्लाई करता है और उसको पंपिंग मशीन है एक टाइप की। तो अब कुरान में देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कितने वर्ड किस तरह से दिल को जो है मुखातिब किया है, मतलब कि किन अल्फाज के थ्रू जो है अल्लाह ताला ने दिल को मुखातिब किया है। अल्लाह ताला ने तीन लफ्ज चुने हैं दिल के लिए: कल्ब, सद्र, फुआद। अब इन तीनों को हम बेसिकली देखेंगे कि इनकी डेप्थ में जाएंगे कि हर वर्ड का क्या मीनिंग है और उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन। पहले पहले आ जाते हैं हम कल्ब पे। तो कल्ब बेसिकली उसका जो रूट मीनिंग लिया जाता है अरेबिक में, वो ये है कि कोई चीज जो है अपसाइड डाउन करे और टर्न करे। ठीक है, तो इसको हम जो है कल्ब कहते हैं। उसका मीनिंग, कल्ब का मीनिंग ये है हमारे पास। तो अब दिल का आपको पता है कि वो दिल जो है हमारे पास मूवमेंट करता है, धड़कता है, और अपसाइड डाउन उसकी मूवमेंट जो है ना वो इस तरह से होती है। तो अल्लाह ताला ने कर्ब को जो है अगर इस वर्ड रूट मीनिंग के लिए यूज किया है, तो आप देख सकते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने यूज किया है कि ये कौन रसूल की पैरवी करता है और ए महबूब कौन उल्टे पांव फिर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने कर्ब का वर्ड यूज किया। अब जो दिल है हमारे पास, जो कि हमारे सीनों के अंदर है, उसके लिए एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि जो हमारे जिस्म में मतलब कि खबरदार रहो कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लूथड़ा है, जो कि अगर सेहतमंद रहे तो तुम्हारी पूरी की पूरी पूरा का पूरा जिस्म जो है वो सेहतमंद रहता है। और अगर यही खराब हो जाए, इसमें यही करप्ट हो जाए, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। तो वो क्या है, वो है दिल। ठीक है, कल्ब है आपका। तो बेसिकली कल्ब जो है अल्लाह ताला ने हमेशा जब भी जहां भी इस आयत में यूज किया होता है, वो पॉजिटिव कॉन्टेशन के लिए यूज किया गया होता है। मतलब कि अगर हम दिल की प्योर फॉर्म लें, तो दिल की प्योर फॉर्म को अल्लाह ताला ने कल्ब से मुखातिब किया है। मतलब कि जब अल्लाह ताला कहता है ना कि आप इनके दिलों में जो है दाग आ गया है। ठीक है, इनका दिल जो है ना, इनके दिल में दाग आ गया है। तो मतलब कि कोई चीज प्योर होगी, कोई चीज सेहतमंद होगी, ठीक है, प्योर होगी, तभी वो खराब होगी ना, उसमें दाग पड़ेगा और कोई चीज जो है खराबी की तरफ जाएगी। तो प्योर फॉर्म के लिए हमेशा कल वर्ड यूज किया गया है कुरान में। और जो है दूसरे और जितने भी चीजें हैं दिल की, मतलब कि दिल की दूसरी जो फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम अब आगे वर्ड्स पढ़ेंगे कि सदर का मायने क्या है और किस तरह से अल्लाह ताला ने इसको यूज किया है। अब सदर को देख लीजिए। तो जो सदर है वो बेसिकली उसका जो रूट मीनिंग है वो ये है कि कोई चीज फ्रंट पे होना, शील्ड करना। ठीक है, कोई चीज कवर करे आपको ना। तो हमारे जो हम अमूमन इसका जो मायने लेते हैं वो ये लेते हैं कि हमारा जो ये रिब केज है, जो आपकी पसलियां हैं, ठीक है, ये आपका सदर है। ठीक है, थॉरेक्स है, ये सदर है और इसके अंदर क्या है, दिल है। ठीक है, तो
अल्लाह ताला ने अक्सर जो है ना इस वर्ड को ऐसी चीजों के लिए भी यूज किया जो सीक्रेट, मतलब सीक्रेट में कोई चीज रखी हो ना, तो उसके लिए भी सब्र का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कि कोई चीज हिडन है किसी बॉक्स में, ट्रेयर है जैसे कि हिडन हो बॉक्स में। ठीक हो गया। तो आगे हम चलते हैं, हम आयत में देखते हैं कि सब्र कैसे अल्लाह ताला ने इसको यूज किया है। कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो इनके दिल हैं, बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं, मतलब कि आपके सदर, सदूर, सदूर का पढ़ना यूज किया है, तो सदर में जो कल्ब है ना, वो अंधा होता है। ठीक है। अब दूसरी आयत में देख लीजिए कि जो सीनों में है, मतलब राज जो छुपे हैं, वो खोल दिए जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वो हिडन चीज जो है, कोई चीज खुफिया रखी गई हो, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने इसको यूज किया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थॉरेक्स को जो है बेसिकली हम कहते हैं कि ये सदर है आपका, जो ये चेस्ट कैविटी है। लेकिन अगर हम इसके रूट मीनिंग पे जाएं तो क्या चीज़ है, कवरिंग है ना किसी चीज़ की। तो दिल की भी कवरिंग होती है। ठीक है, दिल की अपनी एक कवरिंग होती है, अपनी एक लेयर होती है, जिसको हम एपिकार्डियम कहते हैं। ठीक है। एपिकार्डियम जो होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो दिल को कोई भी चीज जो है, मतलब कि नुकसान ना पहुंचाए। इस एपिकार्डियम के अंदर फ्लूइड वगैरह जो है वो रश कर रहा होता है, जो कि कुशिंग इफेक्ट देता है। जैसे कि आपको हमारे पास ब्रेक्स होती है ना, ब्रेक्स होती हैं, हाइड्रोजन ब्रेक्स होती हैं, जो कि अच्छी ब्रेक्स मानी जाती हैं, जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है आपकी मशीन को। तो वो इस तरह की जो है ना हाइड्रोलिक ब्रेक्स जिस तरह वर्क करती है, इसी तरह एपिकार्डियम भी वैसे वर्क करता है। लाइक हमारे चेस्ट कैविटी है, हमारे रिब्स हैं, बहुत सख्त चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी पसलियां हैं ना, तो सख्त हैं। तो अब हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, मूव कर रहा है बहुत जोर जोर से, तो उसको नुकसान होने का जो है ना अंदेशा रहता है। तो इस वजह से एपिकार्डियम अल्लाह ताला ने रखा है, जो कि महफूज रखता है इस दिल को। ठीक है। अब एपिकार्डियम के अंदर सिर्फ ये फ्लूइड नहीं, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं। अब एपिकार्डियम के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो D4 रिसेप्टर्स हैं, वो उनका मेन स्टोरेज पॉइंट जो होता है वो एपिकार्डियम होता है। ठीक है। अब D4 क्या है, D4 इज डोपामिन 4 रिसेप्टर्स। ठीक है। अब मेन स्टोरेज पॉइंट क्या है, वो है एपिकार्डियम। अब हमारे पास डोपामिन के बारे में आप लोगों को कुछ अंदाजा होगा कि हम उसको सेल्फ हार्मोन कहते हैं। नो डाउट, डोपामिन हमारे लिए बहुत अहम होता है, जो कि हमें मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, और हमारे मूवमेंट्स के लिए जो है ना इंतहाई जरूरी होता है। कि अगर वो बिल्कुल नहीं होगा तो आप मूव भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन यही डोपामिन अगर इसकी बहुत मिनिमल जो है ना मिकदार आपके लिए जरूरी होती है, लेकिन इसको अगर आप बढ़ा दें, ठीक है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह बनती जाती है। इस आपकी पूरी बॉडी एक किस्म का, आप मसल उसको एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। आपके जो मसल्स हैं, आप वर्क करते हैं, जितनी ज्यादा जिम करते हैं उतना ज्यादा आपके मसल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, साइज में बढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह से आप ब्रेन पे वर्क करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो आपके जो कनेक्शंस हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। इस तरह से कोई भी चीज आप जिसकी ये जो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी, उतनी ही ज्यादा वो चीज बढ़ेगी। ठीक है। डोपामिन हम उसको इसलिए कहते हैं कि सेल्फ हार्मोन है, क्योंकि ये इंस्टेंट जो प्लेयर है वो फराहम करता है। किसी भी चीज की क्रेविंग हो आपको, ठीक है, कोई क्रेविंग है, आपको चॉकलेट खानी है, आपने फौरन चॉकलेट खाई, आपको फौरन से उस वक्त इंस्टेंट प्लेयर मिला। ठीक है, 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, जी, बहुत ही जो टेम्परेरी होता है वो आप प्लेयर मिलता है इसका। ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं एक और आयत पे, जो कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ठीक है, जो वसवसे हैं वो कहाँ डाले जाते हैं, आपके सुदूर में। ठीक है। तो सुदूर इसलिए मुझे एपिकार्डियम लगता है, क्योंकि यहाँ पर D4 रिसेप्टर्स की मेन स्टोरेज पॉइंट है। ठीक है। अब एक और जो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम्हारे शैतान तुम्हारी रगों में ऐसे दौड़ता है जैसे कि तुम्हारा खून। ठीक है। तो अगर हम उस सेल्फिश हार्मोन को देखें और डोपामिन को देखें, तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में पूरा ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे भी मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, एपिकार्डियम में मौजूद। जो रिसेप्टर्स हैं, जितने ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे उतना ज्यादा डोपामिन आपको यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है। अब वो किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, इसकी जो हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, उसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करने का जो है असर रखता है। ठीक है, असर असर रखता है।
अब हमें तो यही पता है कि सिर्फ ब्लड जो है पंप हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक और बात अभी अभी इस वक्त अपने जहन में रख लें कि यहाँ पर हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं, जो कि हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। कि दो हार्मोन्स बेसिकली इसी हार्ट के वॉल से निकल रहे होते हैं, ठीक है, चैम्बर से निकल रहे होते हैं। वो दो हार्मोन क्या है वो हम आगे भी देखते हैं। अब आ जाते हैं ख्वाब में। ख्वाब जो है वो हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है, किसी एक इमोशन स्टेट है, ठीक है। ओवरवेल्म्ड किसी चीज में हो जाना, ठीक है, वो एक स्टेट होती है, ठीक हो गया। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है ना, अरबी में इसको हम रूट मीनिंग कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो फौद है वो एक वो चीज होती है जो कि जैसे कि गोश्त जो है आग पर भुन रहा हो, जब उसको हम कहते हैं फुआद। तो मतलब कि वो ऐसी इमोशनल स्टेट जिसमें इज़्तिराब की कैफियत हो, उसको उसके लिए अल्लाह ताला ने फुआद का वर्ड यूज किया है। अब अल्लाह ताला ने बड़ी ही खूबसूरती से एक ही आयत में दो वर्ड यूज किए हैं दिल के लिए, फुआद और कल्ब, ठीक है। अब फुआद कब यूज किया है अल्लाह ताला ने? तब यूज किया है जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब जो मूसा की मदर थी, ठीक है, उनके दिल इस्तराब इस्तराब उनके दिल में बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। बट देयर केम टू बी अ वॉइड इन द हार्ट, ठीक है। अब जब वो जो दिल था वो फौद की कैफियत में था, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए वर्ड क्या यूज किया, इस तरह की कैफियत में था तो फौद यूज किया अल्लाह ताला ने। और जब अल्लाह ताला ने अगली उसमें लाइन में ये कहा कि ये हो सकता था कि मूसा की अम्मी है वो इस राज को अनकरीब खोल देती। इससे पहले कि हमने उसके जो दिल को जो है ना, कल्ब को, जो प्योर फॉर्म थी उसको हमने स्ट्रेंथ ना करते, तो वो पूरा का पूरा जो है ना डिस्क्लोज कर देती। तो इसलिए यहाँ पर आप दोनों वर्ड्स की यूज को देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से फॉर भी यूज किया है और कल्ब किस चीज के लिए यूज किया है। प्योर फॉर्म के लिए कल्ब, जिसको अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ किया किया करने का कहा। और जो फॉद है वो हमारे पास एक जो है ना इमोशनल स्टेट है। फिर हम आ जाते हैं थोड़ी सी एनाटमी आप देख लें, जो कि हमारे लिए जरूरी होगी। वो ये है कि आपके हार्ट के अंदर चार फोर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चार कमरे कहते हैं, ठीक है। दो एक आपको जो है ना ये एट्रियाज मिल रहे होंगे और दो वेंट्रिकल्स मिल रहे होंगे जो नीचे वाली साइड पे हैं। यहीं पर बेसिकली जो है ना हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और हमारे पास कुछ आर्टरीज होती हैं और कुछ वेन्स होती हैं। अब आर्टरीज से आपने ये याद रखना है कि जो भी दिल से खून को दूर लेके जाती है वो क्या होती है, आर्टरी होती है। और जो वेन होती है जो वापस दिल की तरफ खून लेके आती है, ठीक है, उसको वेन्स कहते हैं। हार्ट के चैम्बर्स के बारे में हमने अभी बात की थी, तो इसलिए बात की है कि यहाँ पर दो हार्मोन्स जो कि रिसेंटली हमें स्टडी से पता चला है कि दो हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ से ही इन्हीं की बॉल से रिलीज हो रहे हैं, ANP एंड BNP हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हार्मोन्स जो है हमें यहाँ तक पता है कि ये हार्मोन्स हमें ब्रेन के अंदर भी मिले हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में मिले हैं, जैसे कि हमारे फ्रंटल लोब में मिले हैं कुछ, हमें जो है ना टेम्पोरल लोब में मिले हैं। तो इस तरह से जो ये हॉर्मोन्स हैं बेसिकली बन कहाँ पे रहे हैं, हार्ट में बन रहे हैं, और हमें मिल कहाँ रहे हैं, ब्रेन में मिल रहे हैं। अब ब्रेन में इनका क्या फंक्शन है अभी तक इसको डिस्कवर नहीं किया गया। अब हम इसको सीरा से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। हमें सीरा में क्या चीजें मिलती हैं? सीरा में हमें शक सदर के इवेंट मिलते हैं, ठीक है। शक सदर आप लोगों को पता होगा, सीना मुबारक जो है वो चाक किया गया था। अब शक सदर जो था वो उसकी अगर आप उसकी डिटेलिंग पढ़ें, बेसिकली जो है ना, कुछ उल्मा कहते हैं ये 5 दफा हुआ, कुछ उल्मा कहते हैं 4 दफा हुआ। 4 दफा जो उल्मा कहते हैं, मतलब उल्मा का मुत्तफिक राय ये है कि 4 दफा हुआ था। एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 साल की उम्र के अंदर हुआ था, मतलब 5 या 4 साल की उम्र में हजरत हलीमा के जो जब उस तरफ थे वो, तब हुआ था। एक हुआ था जो कि आई थिंक 10 ईयर्स कुछ कह रहे थे, इस तरह से हुआ था। जो हमें बहुत कंजेक्टिव हदीस और चीज़ों से डिटेलिंग मालूम होती है वो मेराज ही है, ठीक है। और एक जो है बिफोर 40 ईयर्स जो है ना प्रॉफिट, एक वो वाकया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर शक सदर का आप डिटेल थोड़ी सी यहाँ सुन लें। ये है कि जो इंसिजन दिया गया था वो इंसिजन हम देते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में, ठीक है। हम पूरी चेस्ट को डाउन टू दी जो आपकी
अम्बिलाइकल होती है ना, अम्बिलाइकल जहाँ पे अम्बिलाइकल कॉर्ड बची हुई होती है, तो वहां तक इंसिजन जो है ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। और फिर जो है ना दिल को हज़रत जिब्राइल ने जो है ना बाहर निकाला और उसको धोया। और इसकी डिटेलिंग आप जरा डिटेल से जरूर पढ़िएगा कि जो है उसमें से एक दाना था, ब्लैक कलर का भी दाना था, ठीक है, वो बाहर निकाल दिया। और फिर जो है ना धोकर जमजम से या इन चीजों पे जो है ना साफ करके वापस जो है ना चेस्ट के अंदर दोबारा से जो है इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब मेराज का जो वाकया है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, मेराज और बाकी जो तीन वाकयात हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। मेराज वाला जो शक सदर है उसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। वहां पर जो मेराज वाला वाकया है उसमें आता है कि आसम के जो दिल में, दिल जब रखा गया वापस, तो उसमें गोल्डन और सिल्वर प्लेट्स जो थी ना वो भी साथ रखी गई। अब आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट, मैंने जो मेरी समझ में आया वो ये था कि जो इलेक्ट्रोड्स टाइप जो है ना कुछ कुछ ऐसा मामला किया गया कि इलेक्ट्रोड टाइप कोई चीज ऐसी ऐसी बनाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस स्पीड से जाना था मेराज पे, तो उस के अंदर जो है ना हार्ट की फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम रहे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आए कि सिल्वर और गोल्ड प्लेट्स जो है ना वो डाली गई। ये एक और रिसर्च, मतलब एक और फील्ड खुलती है यहाँ पे कि अगर कोई स्टडी करने वाला हो तो वो इसके अंदर रिसर्च कर सकता है। ठीक है, अब बेसिक जो हमारा जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अब जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स की टाइमलाइन है, उसको जरा आप देखें। एक तो बचपन की एज में हुआ ना, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट जो स्टार्ट होती है, जैसे कि 7 ईयर्स से के बाद से जो आपका फ्रंटल लोब है वो स्टार्ट होता है ना, बेसिक बनना स्टार्ट होता है, और कंप्लीट होते होते उसको टाइम लगता है। तो उससे पहले एक हुआ इवेंट, ठीक है, जिसमें से एक दाना जो ब्लैक डॉट था ना वो निकाल के जिब्राइल ने बाहर फेंका और कहा कि ये शैतान की रहने की जगह है, या तो ये शैतान का घर, इस तरह से कुछ अल्फाज थे। तो वो उस वक्त हुआ। फिर उसके बाद जो है आपके प्रॉफिटहुड, मतलब कि उससे पहले हुआ, नबूवत से पहले हुआ। ठीक है, 40 ईयर्स बिफोर दैट प्रॉफिटहुड। तो आप इस टाइम लाइन को देखें कि थर्ड जो आपका ब्रेन है वो कंप्लीट कब हो रहा होता है, मतलब कंप्लीट ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो कब कंप्लीट होती है, मतलब कि आपका तकरीबन 30s 40s के दरमियान आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है ना मोस्ट कॉमनली नहीं आपकी ब्रेन ना और डेवलप होता। ठीक है, और रेयर केसेस आप उसको अगर ना देखें तो आपने देखा होगा कि लोग इस एज के बाद रिजिड हो जाते हैं, अपने व्यूज में रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है वो उसको उसके अंदर चेंजेस लाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शक सदर हमें कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ना थिंकिंग दे रहा होगा कि क्यों, दिल का क्या मामला था और उसमें क्या वो चीज थी जो शैतान जिसमें रहता था, और वो क्या चीज निकाली। मैंने एनाटॉमी तो पढ़ी है लेकिन एनाटॉमी मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही। हो सकता है कि जो एपिकार्डियम की बात कर रहे थे, जो रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे हम, हो सकता है कि वो वही चीजें, वही रिसेप्टर्स हों जिनको किसी तरीके से जो जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको अलहदा किया। नेक्स्ट हम आप देख लें जो है ना थोड़ी सी हम इसकी वतीन की बात कर लेते हैं, एरोटा की। ठीक है, एरोटा को जो डिफाइन किया गया है वो वतीन से किया गया है। ठीक हो गया। वतीन जो है उसका मतलब ये होता है कि वाटर विच फ्लो कंटिन्यूअसली, ठीक है, कोई रुकावट नहीं आती, बहुत फ्लो के साथ जाता है वाटर। वतीन इसका यही मतलब है। और जो आपकी एओर्टा है वो ऐसा ही है, मतलब मेन रग होती है जो कि दिल से पंप करती है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी आपकी लेके जाती है ब्रेन में, आपकी आर्म्स में, आपके लेग्स में, हर जगह ये सप्लाई कर देती है। मेन अयोटा होती है ये। अब जो अयोटा है, आप जो है ये रिसर्च कर सकते हैं कि एओर्टा में अगर हम कुछ भी कट लगा दें, ठीक है,
कुछ उसको काट दे, तो विद इन मिनट्स जो है ना आपका पूरा का पूरा ब्लड बाहर होगा, ठीक है, इंसान जो है ना ब्लीड कर जाएगा, बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। तो वतीन एयोटा आपको मैंने इसलिए बताया है ताकि ये आपके माइंड में रहे कि एयोटा के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, वतीन यूज किया गया है। आगे हम देखते हैं, ये थोड़ी सी सर्कुलेशन है, ठीक है, ये आप सर्कुलेशन देख रहे हैं कैसे ब्लड जो है ना सर्कुलेट हो रहा होता है थ्रू आउट द जो बॉडी, ठीक है, हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड। हम ब्रेन पे आ जाते हैं। अब ब्रेन को की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्रेन बहुत ही कम्प्लेक्स पार्ट होता है बॉडी का, ठीक हो गया, जिसमें जो इंटेलिजेंस जिसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, जो कि बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और इन सारी चीजें को सेंसेस को कंट्रोल करता है आपकी। और जो है ना एक बोनी पार्ट होता है, पेरिस्टल होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है, और इसके इर्द गिर्द किस चीज की कवरिंग होती है, फ्लूइड की कवरिंग होती है, ठीक है। अब कुरान में कहाँ ब्रेन को यूज किया गया है, ठीक है, जो आपका सेल्फ है, ठीक है, उस सेल्फ के लिए अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किए हैं दो, मर, नफ्स, ठीक है, मर एंड नफ्स, ये दो लफ्ज अल्लाह ताला ने यूज किए हैं सेल्फ के लिए। यही हमें बात को दिखाएंगे कि ब्रेन कहाँ पे है, ठीक हो गया। जान लो कि अल्लाह आदमी और इसके दिल, इसके कल्ब के दरमियान हायल होता है, और ये कि तुम सब इसकी तरफ जमा किए जाओगे, ठीक हो गया। सेकंड पे आ जाए, और हम इन वसवसों को जानते हैं जो इसका नफ्स, ठीक हो गया, नफ्स, उमर, सिमिलर थिंग्स, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज किए, ये दो वर्ड यूज किए गए। नफ्स डालता है, और हम इसकी शहरत से भी ज्यादा हैं। अब शहरत के लिए वर्ड क्या यहाँ यूज किया गया है, हिब्दुल वरीद यूज किया गया है। हमने पीछे शहरत जो एओर्टा थी उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था, तीन अलग अलग यूज किया गया था, और उसका मीनिंग भी हमने देख लिया था। अब ये हुबलुल हिब्लुल वरीद क्या है, और ये कहाँ होगी, शारग इसे कह रहे हैं, ठीक है। अब जहां ये शारग होगी वहीं कहीं करीब करीब नफ्स होगा, ठीक हो गया। तो ये कहाँ पे है, शारग कहाँ है, अब हम देख लेते हैं हिब्लुल वरीद कहाँ है। हिब्लुल वरीद, हिब्लुल हब्ल का मतलब होता है कि एक रोप, रस्सीदार कोई चीज, मादा, ठीक है, रस्सीदार रस्सी नुमा कोई चीज, ठीक हो गया। अब जो जिसका हम मायने लेते हैं कि ये शाहरग है, जुगलर वेन है, ठीक है, आपकी गर्दन में होती है जुगलर वेन, ठीक हो गया, आपकी नेक में है। नेक में जो वेन्स होती हैं, आप ये याद रखें, वेन्स हमेशा पेयर फॉर्म में होती है, कभी भी सिंगुलर नहीं होती, ठीक हो गया। जब भी होंगी पेयर फॉर्म में होंगी, आपको यहाँ पे पेयर नजर आ रहे होंगे, इंटरनल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, दोनों साइड पे भी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वर्ड यूज किया गया अल वरीद, मतलब दी वेन, ठीक हो गया। दी वेन मतलब पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, एक है, इस जैसी और कोई नहीं है, ठीक हो गया। रोप लाइक स्ट्रक्चर है, अल वरीद है, जो कि स्पेसिफिक है और कहीं नहीं मिलती आपको बॉडी में, ठीक हो गया, इस जैसी और कोई नहीं है। तो ये जुगुलर वेन तो नहीं हो सकती जो कि प्योर फॉर्म में होती है, ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे होगी, सो हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे होगी। अब स्ट्रक्चर क्या है, रोप लाइक है। अब हम बॉडी में इसको तलाश करते हैं कि ये हमें कहाँ मिलेगी। तो जहाँ हमने स्टडी करते हुए देखा कि सैजिटल साइनस जो होता है वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वेन की तरह नहीं होता, ठीक हो गया। वेन का मतलब आपको मैंने बताया ना कि जो खून दिल की तरफ लेके आ रही हो, ठीक हो गया। लेकिन ये आम वेन्स की तरह नहीं है, ठीक है, अलवरीद है ये, आम वेन्स की तरह नहीं है। जो वेन्स होती हैं उसमें वॉल्स होते हैं, ठीक है, वॉल्स हर जगह होते हैं वेन्स में। जो सजाइटल साइनस है इसमें कोई वॉल नहीं होता। इसकी आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये रोप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं, कि रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा हुआ है आपके ब्रेन के दो हेमिस्फेयर के दरमियान में, ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, वो ब्लैक स्ट्रक्चर है। इसमें होता भी ब्लड वो है जो कि वापस दिल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। ये साइनस से ब्लड होता हुआ किधर जाएगा, वेन्स में जाएगा, जुगुलर वेन्स, आम जो दूसरी वेन्स होती है उनमें जाएगा, वहां से किधर जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। तब ये ब्लड वही है जो कि हार्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये आम वेन्स की तरह नहीं है, इसमें कोई
वॉल्स नहीं, ठीक हो गया। और ये रोप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे है? ब्रेन के आपके दो हेमिस्फीयर के दरमियान। अब दो हेमिस्फीयर को अगर आप बीच में से कट करें तो इसके नीचे क्या पड़ा होगा? डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन जो होता है वो हमारे पास दो चीजों पर मुश्तमिल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये चीजें यहाँ पर डायसेफ्लॉन में पड़ी होती हैं। डायसेफ्लॉन जो है माना जाता है कि आपकी किसी भी किस्म की प्लेजर, रेज, जो भी हंगर होता है, सेक्सुअल ड्राइव होती है, मेनली जो है ना इन चीजों के ऊपर ये काम करता होता है, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस बेसिकली सेंसरी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो लेता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है। हाइपोथैलेमस से भी कनेक्टेड होता है वो। तो हाइपोथैलेमस में जो चीजें हैं वो इंस्टिंक्ट वाली हैं, ठीक है। आपकी जो 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 खसूसियात, जैसे जानवरों की खसूसियात होती हैं, खाना है, भूख लगनी है, ठीक है, प्यास है, खुशी है, गुस्सा है, ये सारी चीजें जो बेसिक बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर डोपामीन भी यहाँ से रिलीज हो रहा होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक हो गया। तो बेसिकली नफ्स कहाँ पे हो गया? वो इस एरिया में हो गया, डांस ऑफ लॉन्ग में हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस ब्रेन के ब्रेन्स के पार्ट पे। अब डांस ऑफ लॉन्ग, ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, ये बेसिकली कनेक्शन कहाँ बना रहा होता है? आपकी फ्रंटल लोब पे। अब हम फ्रंटल लोब पे आ जाते हैं। फ्रंटल लोब पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट फॉर्म है ब्रेन की, जो कि किसी और में नहीं होती, किसी जानवर में नहीं होती, ठीक है। किसी भी और जानवर को इंसान से अगर मुख्तलिफ करना हो तो वो ये फ्रंटल लोब है जो कि आपको मुख्तलिफ बनाता है दूसरे जानवरों से। और दूसरी, जैसे कि मखलूकात अगर आप लें तो जो फरिश्ते हैं वो सोच सकते हैं, जानवर जानवर नहीं है वो, ठीक है। समझने की कुव्वत है उनमें, सवाल भी कर सकते हैं और सवाल भी करते हैं, सोचते समझते भी हैं। लेकिन उनमें क्या एबिलिटी नहीं है? उनमें कोई भी डिसीजन मेकिंग, उनको डिसीजन जो पावर है ना, वो नहीं दी गई, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी गई है। और डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है? वो हमारे फ्रंटल लोब में होती है। मेन हमारा जो फ्रंटल लोब है ये डिसीजन मेक करता है कि तुमने अब झूठ बोलना है, तुमने अभी इस इंसान को दोस्त बनाना है, इस इंसान से बात नहीं करनी, इसको हमने ये बताना है, इसको वो नहीं बताना। सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज जो भी आपकी मेन इंटेलेक्चुअल है ना, जो प्रोसेस हो रहा होता है वो ये इस फ्रंटल लोब में हो रहा होता है। अब फ्रंटल लोब के लिए अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किया है वो नासिया है। सूरा अलग में जो आती है आयत, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे। अब पेशानी के बालों से पकड़ कर क्यों घसीटना है? मतलब पेशानी के बालों को वर्ड जो अरबिक में यूज किया है नासिया है, ठीक है। नासिया जो है इसका मेन रूट वर्ड, जो इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग लिया जाता है वो है फोर पार्ट ऑफ द हेड, मतलब कि ये आपकी जो आगे माथा है ना, पेशानी है, इस इसको कहा जाता है। अब इसके पीछे ही एग्जैक्ट पीछे क्या पड़ा है आपका? कौन सा लोब पड़ा है? फ्रंटल लोब पड़ा है, ठीक है। तो नासिया के लिए वर्ड अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो है ना, इसी से हम पकड़ के सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग किससे करते थे? फ्रंटल लोब से करते थे। इसीलिए क्यामत के रोज अल्लाह ताला यहीं से पकड़ के जो है ना घसीटेंगे कि यहीं से तुम जो अपने रॉन्ग डिसीजंस थे, जो मेरे खिलाफ तुम जाते थे, वो यहीं से करते थे ना, यहीं से मैं पकड़ूंगा अपनी। फिर अल्लाह ताला एक और आयत में कहते हैं कि दोबारा वहीं पे पेशानी के बालों से और पाँव से पकड़ के खींचेंगे। फिर एक हदीस है जो कि मैंने ये बेसिकली दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दुआ करते थे। मुझे उनके एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, लेकिन थोड़ा सा जो मुझे मुखफ़्फ़ याद है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सजदे में जाके कि ये रही मेरी झूठी नासिया, मैंने तेरे सामने रख दी, ठीक है। अल्लाह ताला को कहते थे मैंने अल्लाह ताला आपके सामने रख दिया मैंने। इसी सूरह अलग में अगली आयत, इसी आयत के आगे आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नासिया, झूठी और फताकार, जो कि इसके लिए एक वर्ड अल्लाह ताला ने कहा कि ये झूठी है, फताकार है, ठीक है। वो नासिया हम उसी को पकड़ के जो है ना वहां से घसीटेंगे।
फ्रंटल लोब के फंक्शंस मैंने आपको मोस्टली बता दिए कि इमोशंस, मेमोरी, कंट्रोल, ये सारी चीजें यही चीजें कर रही होती हैं, ठीक है। पीछे जो आपका डायंस ऑफ लॉन है, ठीक है, नफ्स वगैरह है, वो प्रोसेस कर रहा होता है चीजों को कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज अभी लेनी है, क्रेविंग कर रहा होता है, ठीक है। तो वो नासिया है जो कंट्रोल कर रही थी, अच्छा अब मुझे ये लेनी ही लेनी है चीज, ठीक है। जो करवाता है ना, जो वर्क करवाती है, वो हमारी ये फ्रंटल लोब है, वो वर्क करवाती है, एक्शन करती है, ठीक है। प्लान कहीं भी बनना हो, एक्शन कौन करता है? वो फ्रंटल लोब करवाते हैं। पे एक और रिसर्च यहाँ पे हमें मिलती है कि जो झूठे लोग होते हैं, उनके फ्रंटल, ऑर्बिटो फ्रंटल, जो कि आपका ये फ्रंटल लोब का पार्ट है, इसमें वाइट मैटर बढ़ा हुआ होता है। वाइट मैटर क्या होता है? जो आपके नर्व्स के कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं ना, उनको हम वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन का एक सेल होता है, मेन बॉडी सेल होती है, ठीक हो गया। उसके बाद उसके कनेक्शंस होते हैं आगे की तरफ, उसके ना डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं। तो वो जितने ज्यादा कनेक्टिंग नेटवर्क्स ज्यादा होंगे, वाइट मैटर ज्यादा होगा। तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जब झूठ बोल रहे होता है, कोई भी इंसान झूठ बोल रहा होता है, तो पूरी प्लानिंग कर रहा होता है, पूरी कनेक्शंस बना रहा होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना रहा होता है। तो उसकी वजह से जो वाइट मैटर है वो इंक्रीज कर रहा होता है। और वो कहाँ हो रहा होता है? और भी टो फ्रंटल मैटर में हमने देखा है कि जो झूठे लोग होते हैं वहां पे उनका ज्यादा पाया जाता है वाइट मैटर। तो ये बेसिकली इसको पैथोलॉजी कहा गया है, साइंस ने इसको पैथोलॉजी कहा है कि जो झूठे लोग होते हैं वो किसी न किसी ये बीमारी का शिकार होते हैं। अच्छा, अब बेसल गैंग्लिया आ जाते पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। बेसल गैंग्लिया बेसिकली आपका वही थैलेमस और जहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है, उसी के जो है ना आपके मिड में क्या पड़ा हुआ है? बेसल गैंग्लिया पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। बेसल गैंग्लिया को इमोशन, मोटिवेशन और ये सारे इन चीजों पर वर्क करता है। आपकी हैबिट, प्लानिंग, ये सारी चीजें ये कर रहा होता है, ठीक हो गया। सिग्नल्स जो होते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स, वो भी आपका जो बेसल गैंग्लिया है वही सारी चीजें करवा रहा होता है, ठीक हो गया। और ये कनेक्टेड कहाँ से है? मैंने आपको पहले बता दी, ये फ्रंटल लोब से कनेक्टेड है सारी चीजें। समरी पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। समरी हमारे पास ये है कि दो इन्फ्लुएंस सेंटर हैं जो कि किस पे इन्फ्लुएंस करते हैं? आपकी नासिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। एक आपका कल्ब है, एक आपका नफ्स है। अगर नफ्स को आप बढ़ाएंगे, मतलब नफ्स को पावर देंगे, नफ्स को ही बढ़ाते जाएंगे, तो नफसानी ख्वाहिशात जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, नफ्स का उतना ज्यादा कंट्रोल किस पे आएगा? आपकी नासिया पे आएगा, फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आएगा। जितना ज्यादा आप अगर अपनी प्योर फॉर्म ऑफ हार्ट को स्टेबल रखेंगे, उस पर कोई दाग नहीं आने देंगे, ठीक है, तो उसका अपर हैंड होगा ऑन द नासिया, ठीक है। अब नफ्स और कल्ब का आपस में भी कनेक्शन है, वो एक दूसरे पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। नफ्स को अगर आप ताकत देंगे, ठीक है, जितनी ताकत देंगे, वो कल्ब को उतना दागदार करेगा, उतना कमजोर करेगा, ठीक है। अब इसका हल क्या होता है कि हम सब कॉन्शियस में अगर अल्लाह को रखते हैं, ठीक है, सब कॉन्शियस में अगर अल्लाह हाइल होता है नफ्स के दरमियान और कल्ब के दरमियान, अल्लाह है, सब कॉन्शियस में अल्लाह है, तो कल्ब की प्योरिटी बरकरार रहेगी। नफ्स, जाहिर बात है, स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, उस वो अपनी हदूद में नहीं, ठीक है। और कर्व जो है वो नासिया पर कंट्रोल रखेगा, ठीक है। तो ये मेरी समरी है, कंक्लूजन ये है कि हमने जितनी भी अभी डिस्कशन की है, इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा क्लूज मिल रहे हैं कि जो दिल है वो, उसका मेजर रोल है थिंकिंग प्रोसेस पे, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। अभी तक हमने साइंटिफिकली देखा नहीं है, प्रूव नहीं किया, लेकिन हमें आयात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, इस सीरा की रोशनी में हमें क्लूज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं कि जो दिल है उसका मेजर रोल है इन द थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब वो रिसर्च के बाद कोई हम में से ही कोई इंसान रिसर्च करेगा, तो मे बी होप्स हो कि आगे ये जो जो हाइपोथेसिस है ये प्रूव हो जाए। और हो सकता है ये हाइपोथेसिस गलत हो जाए, ठीक है, ये रेफरेंसेस हैं। और ये जस्ट मेरा हाइपोथेसिस था,